हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, जिसमें दोस्तों हम लोग जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित इस राज्य जमींदार किसान के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के जितने भी 7 चैप्टर्स थे वो सारे चैप्टर्स के मैंने जो है MCQ वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में बना दिया है, उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाइए और दोस्तों आप जो है सारे वीडियो को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए। दोस्तों, यदि आपने पूरा सीरीज को MCQ वाला सारा सीरीज को देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों को जो एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव से संबंधित वो सारे आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के अधीन कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था। पहला ऑप्शन है पशुपालन, दूसरा है कर संग्रह, तीसरा है सिंचाई और अंतिम है व्यापार। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कर संग्रह। और कर संग्रह के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपके लिए व्याख्या किया है, और व्याख्या दोस्तों आपको जो है हर एक प्रश्न में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आपको जो है हर एक प्रश्न के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया है कि मुगल काल में कृषि से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। किसानों द्वारा उपज का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो टैक्स के रूप में यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आमदनी मुगल साम्राज्य में देखने को मिलती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीज़ को मुगल काल में खराज कहा जाता था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सैन्य कर और दूसरा है भूमि कर। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि कर, जिसे खराज कहा जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए व्याख्या किया है। यहाँ पे बताया जाएगा कि खराज मुगल शासन के दौरान किसानों द्वारा उपज पर लगाए जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो खराज कर है वो किसके ऊपर लगाया जाता था ना, किसानों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयत शब्द का अर्थ क्या था। पहला ऑप्शन है जमींदार, दूसरा ऑप्शन है किसान, तीसरा ऑप्शन है व्यापारी और अंतिम ऑप्शन है कारीगर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा किसान। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि मुगल प्रशासनिक दस्तावेज में रैयत शब्द का उपयोग किसानों के लिए किया गया था। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को फॉलो करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्ति मुगल साम्राज्य में भूमि राजस्व का प्रमुख अधिकारी था। तो दोस्तों वो था दीवान। ठीक है, दीवान कहा जाता था उसे। यहाँ पे बताया गया है कि दीवान मुगल प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था जो भूमि राजस्व का प्रबंधन करता था। यहाँ प्रश्न संख्या 5 है कि अकबर के शासनकाल में भूमि व्यवस्था का नाम क्या था। ठीक है, दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि मुगल साम्राज्य में जो अकबर राजा बने हैं वो कितने नंबर वाले राजा हैं। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जब्ती। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है जब्ती प्रणाली के तहत उपज का एक निर्धारित हिस्सा राज्य को कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने आईन अकबरी की रचना करवाई। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे आईन अकबरी लिखा हुआ है, जिसमें से आपको जो है अंतिम वर्ड अकबर, अकबरी। ठीक है, अकबरी से अकबर आपको समझ में आ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में लगान की गणना किस आधार पर की जाती थी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है भूमि के आकार पर, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है उपज के प्रकार, नेक्स्ट है सिंचाई की उपलब्धता और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किस ग्रंथ में भारतीय समाज की कृषि संबंधी विवरण मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आईन अकबरी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है आईन अकबरी में कृषि, भूमि व्यवस्था और कर संग्रह की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजारा का अर्थ क्या होता है। दोस्तों इजारा का अर्थ होता है कर ठेकेदारी प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो में बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इसका PDF चाहिए, जो जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों आप एक कमेंट कीजिए। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं जो है इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है। वहां से दोस्तों आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फुल HD क्वालिटी में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, अकबर के किस मंत्री ने भूमि कर प्रणाली का विकास किया? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको टोड रमल, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोड रमल ने अकबर के शासन में भूमि कर प्रणाली को व्यवस्थित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों वो ग्रंथ है, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है मनुस्मृति और अंतिम ऑप्शन है महाभारत। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इस अर्थशास्त्र में वित्तीय और कर संबंधी विवरण मिलते हैं। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य का 2 अन्य नाम बताया था, आप दोनों के नाम कमेंट करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जागीर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जागीर का अर्थ होता है राजस्व वसूली का अधिकारी। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि जागीर एक ऐसी भूमि होती थी जिसका राजस्व किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले दिया जाता था। दोस्तों यदि आपको इस तरह के व्याख्या सहित आपको आंसर चाहिए, आपको इस प्रकार का कंटेंट चाहिए, तो आप हमें फॉलो करें। इस तरह का कंटेंट आपको जो है पर वीडियो में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आप जो है अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में लगान की दर आमतौर पर कितनी होती थी? तो दोस्तों वो होता था 1/4 या फिर 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि किस ग्रंथ में अकबर की जब्ती प्रणाली का विवरण मिलता है? तो दोस्तों वो है आईने अकबरी। ठीक है, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जमींदार कौन थे? तो दोस्तों वो थे स्थानीय कर संग्रहता। ठीक है, जो जमींदार होते थे वही दोस्तों जो है टैक्स इकट्ठा करते थे। ठीक है, दोस्तों आपको पता होगा स्तंभरारी बंदोबस्त, जिसे 1793 में बंगाल में लगाया गया था। ठीक है, उसके तहत आप सभी को पता होगा कि जमींदार के द्वारा ही जो है टैक्स को संग्रहित किया जाता था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकरारनामा का उपयोग किसके लिए होता था? दोस्तों इकरारनामा जो है वो कर निर्धारण के लिए उपयोग में किया जाता था। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पट्टा और कबूलियत दस्तावेज किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सैन्य सेवाएं, दूसरा है कृषि कर और भूमि अनुबंध, नेक्स्ट ऑप्शन है व्यापारिक अनुबंधन और अंतिम ऑप्शन राजाओं के बीच संधि। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृषि कर और भूमि अनुबंधन। यहाँ पे व्याख्या बताया गया है कि पट्टा भूमि के लिए दिया गया एक दस्तावेज था, जबकि कबूलियत किसान द्वारा कर की स्वीकृति का दस्तावेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में किस अधिकारी का काम राजस्व का सर्वेक्षण करना था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमीन। ठीक है, अमीन राजस्व संग्रह के लिए भूमि का सर्वेक्षण करते थे और कर निर्धारण में सहायता करते थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तहसीलदार किस चीज के लिए जिम्मेदार थे? तो दोस्तों जो तहसीलदार थे वो राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, मतलब टैक्स इकट्ठा करना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाल शब्द का अर्थ क्या था? पहला ऑप्शन है एक प्रशासनिक इकाई, दूसरा है एक सैन्य छावनी, तीसरा है एक व्यापारिक समुदाय और नेक्स्ट है धार्मिक स्थान। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक प्रशासनिक इकाई। ठीक है, महाल एक भूभाग था जिसे प्रशासन और राजस्व वसूली के लिए चिन्हित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली में लगान की गणना कैसे की जाती थी? तो दोस्तों ये जो है किसान की उपज का मूल्यांकन इसके द्वारा जो है की जाती थी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है किस मुगल शासक ने रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत की थी? तो दोस्तों वो राजा था अकबर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि रैयतवारी प्रणाली के तहत भूमि सीधे किसानों को दी गई और उन्हें राज्य को सीधे कर अदा करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासन में खालसा भूमि का अर्थ क्या मतलब निकलता है? तो दोस्तों उसका मतलब निकलता है निजी राज्य भूमि। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासक ने करों की वसूली के लिए दहसाला प्रणाली लागू की? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
बताया गया है कि दहसाला प्रणाली के तहत पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के काल में किसानों को कृषि ऋण देने का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों वो तो राजा था अकबर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अकबर के शासन में किसानों को खेती के लिए ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दोस्तों आप जो है पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके पार्ट 2 को डालने का कोशिश करूंगा ताकि दोस्तों आप जो है अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकें। दोस्तों अभी भी यदि हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।